नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जहां से भी, जैसे भी, जो भी चीज़ लेकर के पढ़ रहे हैं अच्छा है। लेकिन आपको एक बात हम बता देते हैं कि आपको जेटेट परीक्षा में पास करने के लिए आपको जैक की किताब, जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक को पढ़ना पड़ेगा। यदि आप जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक को पढ़ लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप जेसीईआरटी जैक की किताब को 6 to 10 तक मिनिमम अगर नहीं पढ़ पाए हैं तो आप एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा। और जिनका सुविधा नहीं है उनके लिए हम जेसीईआरटी जैक की किताब का चैप्टर बाय चैप्टर आपको नोट्स और चैप्टर बाय चैप्टर उसका वीडियो और साथ में चैप्टर बाय चैप्टर उसकी क्लासेस के साथ साथ यहाँ पर रविवारीय जांच परीक्षा जिसमें महा मैराथन क्लास सभी चैप्टर एक ही वीडियो में समाहित करके आपको दिया जा रहा है। तो आप यहाँ पर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं, जिससे कि आपका 101% सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है, और बहुत सारे सब्जेक्ट का अब नोट्स और पीडीएफ वीडियो सारा चीज़ अब कंप्लीट हो गया है। तो आप सभी अब अवश्य यहाँ से परचेज कर लीजिएगा और पढ़िएगा। तो 1 से 5 की तैयारी के लिए अभी आपको 500 रुपये लगेंगे, या 6 से 8 की भी तैयारी करना है तो 500 रुपये लगेंगे, और जो शिक्षक दोनों की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए अभी 700 रुपये लगेंगे। और हाँ, आपको एक चीज़ और बता देते हैं, हमारे यहाँ अभी टेस्ट सीरीज भी एक लॉन्च किया गया है। जो शिक्षक तैयारी कर लिए एग्जाम का, उनको लगता है कि हम टेस्ट सीरीज में भाग लें, तो टेस्ट सीरीज में हमारे यहाँ से जुड़ करके भाग ले सकते हैं। डेली आपकी टेस्ट सीरीज करवाई जा रही है। तो इसके लिए 20 टेस्ट सीरीज, यदि आप 20 टेस्ट सीरीज दीजिएगा तो उसके लिए आपको अभी एक मुश्त 150 रुपये देने पड़ेंगे। और इस टेस्ट सीरीज में आपको पुरस्कार भी रखे गए हैं। प्रथम पुरस्कार 50 रुपये के हैं, सेकेंड पुरस्कार 20 रुपये के हैं और थर्ड पुरस्कार 10 रुपये के। तो आप अभी के अभी अवश्य जुड़ जाइएगा। चलिए चलते हैं आज के यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों की 11 जो हुआ उसके प्रश्नों को लेकर के आए हुए हैं। टेस्ट सीरीज 11 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज 11 में जो प्रश्न पूछे गए थे वो सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो पूछे गए हैं वहाँ से प्रश्न निकल के आया हुआ है। तो जो भी अभी तक टेस्ट सीरीज में नहीं जुड़े हैं, 11 टेस्ट सीरीज हो गया, 9 टेस्ट सीरीज और बचा हुआ है। आप सभी जुड़ करके अवश्य टेस्ट सीरीज का तैयारी कर लेंगे, क्योंकि इसी तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, हो सकता है कि 20 टेस्ट सीरीज के लिए हमने आपसे 150 रुपये लिए हैं, इस 20 टेस्ट सीरीज की संख्या बढ़ भी सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट और 20 टेस्ट सीरीज में जो भी लेना चाहेंगे उसके लिए अलग से फी यहाँ पर दिया होगा। ठीक है, अब डिसीजन हमारी यूट्यूब टीम करेगी, जैसा होगा आपको हम फिर इम्पोर्टेंट यहाँ पर नोटिस आपको करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न है कौन अम्ल वर्षा का बृहद प्रदूषक है। देखिए, अम्लीय वर्षा आपको चैप्टर है एक। ठीक है, अम्लीय वर्षा, एसिड रेन, ये क्या होता है आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते तो आप जान जाइए। ठीक है, देखिए जैसे नगरों महानगरों में क्या होता है, बहुत अधिक प्रदूषण होता है। ठीक है, बहुत अधिक प्रदूषण होता है। प्रदूषण होने के कारण क्या होता है, जब भी कभी वहाँ पर वर्षा होती है तो देखिए, चाहे वो प्रदूषण में सल्फर डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और यहाँ पर होता है नाइट्रिक गैस, ये सभी मिले हुए रहते हैं वो गैस में। तो वर्षा जब होती है तो जल के साथ मिल करके यह सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाती है, या नाइट्रिक अम्ल बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अम्ल बनता है तो इसका पीएच मान क्या हो जाता है, तो पीएच मान यहाँ पर 7 से कम हो जाता है। ठीक है, तो पीएच मान 7 से कम होता है। तो अम्लीय वर्षा के लिए देखिए पीएच मान 5 से 5.3 यानी 5.3 आ जाता है, या 5.2 आ जाता है। तो इस वर्षा को देखिए हम लोग कहते हैं अम्लीय वर्षा। इसी वर्षा को हम लोग कहते हैं अम्लीय वर्षा, यानी जिस वर्षा का यदि पीएच मान हम माप लें और वो 5.3 यानी 5 तक आ जाता हो तो उसको हम लोग कहेंगे अम्लीय वर्षा कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो अम्लीय वर्षा, उसी को अम्ल वर्षा एसिड रेन कहें, तो उसमें बृहद प्रदूषक कौन है। देखिए, प्रदूषक तो SO2 भी है और CO2 भी है, लेकिन यहाँ पर बृहद कौन है, बृहद पैमाने पर कौन होता है, तो बृहद पैमाने पर देखिए SO2 गैस यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस को माना जाता है। याद रख लीजिएगा, प्रश्न आपका एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, तो अम्लीय वर्षा को आप समझ गए, और इसका टोटल जो है चैप्टर देखिए आपको यहाँ पर हमने करवा दिया है। ठीक है, इसका क्लास जो है आपको यहाँ पर जो तैयारी के लिए जुड़े हुए हैं उनको करवा दिया गया है। तो जो अभी तक तैयारी के लिए आप लोग नहीं जुड़े हैं तो वो चाहे 1 to 5 हैं या 6 to 8 है, आपको जेसीईआरटी जैक की किताब का पूरा 6 to 8 तक हमने कंप्लीट करवा दिया, 6 to 10 तक भी करवा दिया, अब इंटर भी जा सकता है। ठीक है, तो आप सभी यहाँ से सिर्फ 500 रुपये में जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। चलिए देखिए अगला है NCTE का उद्देश्य क्या है। देखिए यहाँ पर जो हम लोग शिक्षा जगत का जो काम करते हैं वो किसका फॉर्मेट होता है, तो NCTE का होता है। ठीक है, तो NCTE का जो राष्ट्रीय शिक्षक संस्थान जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, शिक्षालय खोलना, शिक्षालय में शिक्षा स्तर को बनाए रखना,
शिक्षा में शोध को बढ़ावा देना या शिक्षालय को अनुदान देना। ठीक है, तो एनसीटीई का देखिए मुख्य उद्देश्य जो है वो आपको शिक्षालय में, आपको विद्यालय में शिक्षा के स्तर को बनाए रखने के लिए एनसीटीई जो है हमेशा शोध करते रहती है। ठीक है, एनसीटीई हमेशा शोध करते रहती है। अगला प्रश्न है, इसमें कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है। ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ पर रासायनिक उर्वरक का उदाहरण कौन नहीं है, नहीं पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि नहीं वाला प्रश्न ही आपको गलती करवा देता है, क्योंकि आपको ध्यान कहाँ जाएगा कि कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण है। ठीक है, सीधे यूरिया हो जाएगा, पोटास हो जाएगा, फास्फोरस सब मार लीजिएगा। ठीक है, लेकिन यह ध्यान दीजिए कौन नहीं है आपको बताना है। देखिए यहाँ पर दो तरह के उर्वरक होते हैं, ठीक ना, एक हम लोग यहाँ पर उर्वरक और एक को कहते हैं खाद, कहते हैं ना, एक को खाद। तो खाद और उर्वरक में क्या अंतर है, तो खाद रासायनिक पदार्थों से मिलकर के, उर्वरक रासायनिक पदार्थों से मिलकर के बने होते हैं, लेकिन खाद जो है यहाँ पर प्राकृतिक पदार्थों के सड़ निकलने से बनता है। ठीक है, तो देखिए रासायनिक उर्वरक में कौन कौन आता है, इसमें कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है। तो यूरिया तो रासायनिक उर्वरक है, यूरिया रासायनिक उर्वरक है, पोटास भी रासायनिक उर्वरक है और फास्फेट भी रासायनिक उर्वरक है। लेकिन कंपोस्ट, देखिए कंपोस्ट रासायनिक उर्वरक नहीं है, ये खाद है, कंपोस्ट खाद होता है। ठीक है, तो इनमें कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है, तो वो देखिए कंपोस्ट चला जाएगा। कौन चला जाएगा, कंपोस्ट जो है आपको रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है, यही सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सांद्रण सबसे अधिक होता है। देखिए हमारे पर्यावरण में किस गैस का सांद्रण सबसे अधिक होता है, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का या सल्फर का, किस गैस का सांद्रण सबसे अधिक होता है। एक चीज़ याद रखिए, जब हम पर्यावरण में वायुमंडल में चले जाते हैं, कहाँ जाते हैं, पर्यावरण की जब बात आती है तो हम वायुमंडल में चले जाते हैं। तो वायुमंडल का देखिए हमने जो यहाँ पर पाठ आपको पढ़ाया, इस तरह से एक आपको सारणी भी गैस का बना के हमने दिया है। तो इस तरह से मान लीजिए आपको है, ठीक है, और यहाँ से इस तरह का है। तो देखिए ये जो आपको परसेंटेज क्या था, 78% था, ये क्या चीज़ था आपको, नाइट्रोजन। ठीक है, और ये 21% था, ये क्या चीज़ था, ऑक्सीजन, और बाकी ये जो 1% है उसमें अन्य सभी गैसें थी, यही थी ना। तो सबसे अधिक किसका सांद्रण हो रहा है बताइए, नाइट्रोजन का, उसके बाद किसका और ऑक्सीजन का, फिर बाकी अन्य सभी गैसों का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि किस गैस का सांद्रण सबसे अधिक होता है, तो नाइट्रोजन का होगा। किसका सबसे अधिक, नाइट्रोजन का होगा। क्लियर, चलिए अगला देखिएगा, 0.0159 में एक का स्थानीय मान क्या। देखिए प्रश्न जो देखिएगा अपना, ये हर राज्य के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछा है, 1 से 5 के लिए हर राज्य के शिक्षक पात्रता परीक्षा में यहाँ से एक प्रश्न निकल के आता है। ठीक है, इसका चैप्टर भी हम आपको यहाँ पर क्लास 6 में है, JCERT का क्लास 6 में है, उसको हमने आपको यहाँ पर करवा दिया है। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी डाउट है तो चलिए एक बार फिर से हम यहाँ पर प्रश्न के साथ ही करवा देते हैं। शायद आप देखे हो नहीं देखे हो, लेकिन आप लोग याद रखिए, जो अब तक JCERT जैक की जो टेक्स्ट बुक का नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। ठीक है, तो आप सभी देखिए यहाँ पर जो JCERT जैक का सारा PDF, सारा वीडियो जो भी है, उसको आप लोग यहाँ पर जरूर देख करके एग्जाम के लिए जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर कैसे होता है, जैसे 0.0 है, 0.159, इसका स्थानीय मान बताना है। तो देखिए दशमलव की ये बायां हो गया और दशमलव के दायां हो गया, दोनों तरफ का अलग अलग प्लेस वैल्यू होता है, स्थानीय मान होता है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए क्या होता है, इसके लिए होता है जैसे 0.0159 है, तो यहाँ पर 0 के लिए देखिएगा बट्टा 10 से शुरू होता है, 10 होगा, 1 का कितना होगा, तो 1/100 होगा, 5 का कितना होगा, तो 5/1000 होगा, 9 का कितना होगा, तो 9/10,000 होगा। बात समझ गए, इस तरह से चलता है ना। तो यहाँ पर अब कोई पूछ देगा कि 0 का कितना होगा, तो इस 0 का होगा 0/10, ये 1 का कितना होगा, तो 1/100 हो जाएगा, ये 5 का कितना होगा, तो 5/1 पर 3 0 1000 हो जाएगा। इसी तरह से बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से बना लीजिएगा। एक चीज़ और देखिए, जैसे इस तरह का होता 215.97 होता इससे, और इसमें पूछता 5 का स्थानीय मान। तो देखिए दशमलव के बाएं में इकाई दहाई चलता है, ठीक है, और दशमलव के ये बाएं में, और दशमलव के जब दाहिने चलेंगे हम, तो ये दशांश चलता है, शतरांश चलता है, सहस्त्रांश चलता है, मैंने बट्टा 10 चलता है, और इसमें इकाई दहाई चलता है। तो 5 का स्थानीय मान 5 होगा, 1 का स्थानीय मान दहाई पर है तो 10 होगा, 2 का स्थानीय मान सैकड़े पर है तो 200 होगा, लेकिन इधर जब चलेंगे 9 का तो 9/10 होगा, 7 का तो 7/100 होगा। क्लियर हो गया ना। चलिए क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो आप क्लासेज को जाकर देख लीजिएगा। अगला है, यदि x + 2 = 0 तो x² + 2 का मान कितना होगा। ठीक है, 5 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 7 होगा। ठीक है, बहुत लोगों का इसमें देखिए बहुत ही जो रिजल्ट बहुत ही बढ़िया रहा, सभी का लगभग बहुत अच्छा मार्क्स आया हुआ है। अब देखिएगा इसको कैसे बनाते हैं। तो x + 2 = 0 है, इसमें x का वैल्यू निकाल लीजिए,
x बराबर क्या होगा, तो 0 और ये +2 है, जब बॉर्डर माने बराबर पार करेगा तो माइनस में जाएगा, 0 - 2 तो x का मान -2 आएगा। ठीक है, लेकिन आपको बताना है किसका मान है, तो आपको बताना है यहाँ पर मान देखिए x² + 2 का। ठीक है, तो x का मान -2 हुआ, उसका स्क्वायर कर दीजिए और +2 हो गया। तो माइनस का जब ऊपर स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। माइनस के ऊपर जब भी पावर में सम संख्या लग जाए, चाहे वो 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो माइनस का चिन्ह प्लस चला गया। और 2 का स्क्वायर मैंने 2 दूनी 4, तो 4 हो गया और +2 यानी 6, यही आंसर हो गया। ठीक है, यही आंसर हो गया। क्लियर, 6 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा, संख्या 7, 8, 5, 4 का औसत ज्ञात करें। संख्या 7, 8, 5, 4 का औसत ज्ञात करें, आपको बताना है। ठीक है, देखिए औसत बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या। ठीक है, तो सभी संख्याओं का योग यानी 7 + 8 + 5 + 4 और बट्टे सभी संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या। तो कै गो संख्या है, 1, 2, 3, 4, 4 नीचे लीजिएगा, 7, 8, 15, 5, 20, 4, 24, 24/4 तो कितना हो गया, 4 × 24 यानी 6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना होगा, 6 इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, 2 किलोमीटर में कितना मीटर होगा, आपको बताना है 2 किलोमीटर में कितना मीटर होगा। देखिए आपको ये सब सारा चीज़ को याद रखिएगा, प्रश्न कुछ भी हो सकता है, और जो जितने जानते हैं अगर क्लियर नहीं है तो कन्फ्यूजन वाले प्रश्न और गलती होते हैं, इसलिए यदि आप 4 को चीज़ जानते हैं तो चारों को एकदम कन्फ्यूजन दूर करके रखिएगा कि चारों में से अगर कोई आ जाए तो हम सही मार सकें। ठीक है, तो 2 किलोमीटर में कितना होगा, 1 किलोमीटर में होता है देखिए 1000 मीटर होता है ना, याद होगा आपको। तो 2 किलोमीटर में, तो 2 किलोमीटर को हम लिख सकते हैं ना, 2 × 1 किलोमीटर, और 2 × किलोमीटर को मीटर बदलना है तो 1000 मीटर। ठीक है, अब 2 × 1000 करेंगे तो कितना होगा, 2000 मीटर होगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा आपको, 2000 मीटर होगा। किसमें है, बी में है, तो इसका राइट आंसर बी चला जाएगा। कौन सा शब्द अंबर का पर्यायवाची शब्द है। देखिए हिंदी के लिए जब भी आप सेशन में जाएंगे तो पर्यायवाची शब्द जरूर सबका लगभग याद कर लीजिए, क्योंकि पर्यायवाची शब्द से एक प्रश्न रहेगा। ठीक है, हम जितना दिए हैं उसके अलावा भी आपको पर्यायवाची शब्द है, वो सारे पर्यायवाची शब्द को देख लीजिए। ऐसे तो हम आपको जो विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में आया हुआ है वो सभी को आपको हम बना के दे दिए हैं। ठीक है, तो अंबर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, आकाश, औनी, मेघ या बादल। ठीक है, तो अंबर मतलब क्या होता है बताइएगा, पृथ्वी। अंबर मतलब होता है यहाँ पर आकाश, अंबर का पर्यायवाची शब्द आकाश होता है। ठीक है, अब देखिएगा, अपेक्षा का विलोम शब्द बताएं, अपेक्षा का विलोम बताएं। ठीक है, अपेक्षा का विलोम, निंदा, अनुपेक्षा, उपेक्षा या तिरस्कार। ठीक है, तो अपेक्षा का विलोम शब्द होता है देखिए उपेक्षा, अपेक्षा का विलोम शब्द उपेक्षा होता है। क्लियर, चलिए अगला देखिएगा, मूर्ख व्यक्ति के सामने ज्ञान की बातें करने के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन है। मूर्ख व्यक्ति के सामने ज्ञान की बातें करने के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होगा, रेत से तेल निकालना, अंधे के आगे रोना, भैंस के आगे बीन बजाना, आकाश से बातें करना। ठीक है, मूर्ख व्यक्ति के सामने ज्ञान की बात करने के लिए एक उपयुक्त शब्द आता है, वो होता है भैंस के आगे बीन बजाना। क्या होता है, भैंस के आगे बीन बजाना। बहुत बार प्रश्न पूछा है, बहुत बार आया हुआ। ठीक है, चलिए अगले देखिएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त सबसे करें, रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त सबसे करें। व्यर्थ समय मत गवाओ ... पछताना पड़ेगा, ताकि, क्योंकि, तुरंत, अन्यथा। क्या होगा बताइए, व्यर्थ समय मत गवाओ, नहीं तो पछताना पड़ेगा। नहीं तो यहाँ नहीं लिखा हुआ है, तो नहीं तो के लिए आता है एक वर्ड अन्यथा, अन्यथा पछताना पड़ेगा, अन्यथा पछताना पड़ेगा। राइट आंसर डी होगा, अन्यथा पछताना पड़ेगा। देखिए प्रश्न किसी भी प्रकार के कभी भी पूछ दे सकता है, सभी तरह के प्रश्नों को आपको दे करके जाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ डायरेक्शन, सेलेक्ट द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग फॉर फिलिंग इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पर जो वाक्य दिया हुआ है, यहाँ पर जो वाक्य दिया हुआ है, इसमें जो है आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो वाक्य दिया हुआ है इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको जो है यहाँ पर आपको क्या करना है, तो इसमें आपको जो है यहाँ पर भरना है। ठीक है, और क्या करना है, करेक्ट स्पेलिंग के साथ भरना है। देयर इज नो मच इन द रिजल्ट। ठीक है, तो डिफरेंस, DIFFERENC, DIFFERENC, डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सही जो स्पेलिंग है वो ए है, डिफरेंस। ठीक है, DIFFERENCE, डिफरेंस। देयर इज नो डिफरेंस इन द रिजल्ट, देयर इज नो मच, इन दोनों के रिजल्ट में कोई विशेष अंतर नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, प्लीज बी क्या होगा, ... ब्रीफ। ठीक है, प्लीज बी ब्रीफ का स्पेलिंग किस में सही है, तो BRIEF होता है, BRIEF होता है, ब्रीफ होता है। ठीक है,
अगला देखिएगा कीप, कीप डोंट मेक ए नॉइज, ठीक है, कीप डोंट मेक ए नॉइज। तो क्वाइट होगा, क्वाइट होगा, क्यूट होगा, क्यूट होगा, क्या होता है, QUIET होता है, QUIET किस में है, कीप क्वाइट मैंने शांति बनाए रखो, क्वाइट, ठीक है, तो क्वाइट QUIET होता है, QUIT सी में है, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। गिव मी अ प्रॉपर फॉर पेमेंट, गिव मी अ प्रॉपर पेमेंट, ठीक है, जो आप पेमेंट किए हैं वो क्या होना चाहिए, तो रिसिप्ट, रिसिप्ट का स्पेलिंग RECEIPT, ठीक है, किस में है, सी में है। रिसिप्ट का स्पेलिंग सही याद रखिएगा, RECEIPT होता है रिसिप्ट, रिसिप्ट फॉर पेमेंट, ठीक है, ये सही आंसर हो गया सी। नेक्स्ट देखिएगा आप, अगला है बच्चों के लिए अनिवार्य, बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए लागू है, किसके लिए लागू है, 6 से 12 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 7 से 12 वर्ष, 6 से 10 वर्ष, ठीक है। ये जो आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, इस पर देखिए स्पेशल जो है टॉपिक भी बना करके हम आपको दे दिए हैं, जो कि आपके यहाँ पर जीके सेक्शन के भी अंतर आता है और कभी कभी जो है आपको CDP के अंतर्गत भी आता है, तो इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा वहाँ पर जा करके, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए होगा, ठीक है। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, बताइए शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान दोनों का होना चाहिए, ठीक है, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान दोनों का होना चाहिए। शिक्षक को ज्ञान किसका होना चाहिए, तो राइट आंसर डी होगा, यानी अध्यापन विषय का भी और बाल मनोविज्ञान दोनों का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य कैसा संबंध होना चाहिए, स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, उपयुक्त सभी, ठीक है। तो देखिए शिक्षक और विद्यार्थी के बीच जो है स्नेह का भी संबंध होना चाहिए, विश्वास का भी होना चाहिए, सम्मान का भी होना चाहिए, यानी राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, बच्चे की बुद्धि लब्धा, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह किस प्रकार का बच्चा है, ठीक है, सामान्य बुद्धि का है, प्रखर बुद्धि का है, उत्कृष्ट बुद्धि का है, प्रतिभाशाली है, ठीक है। तो देखिए 90 से 110 के मध्य है, तो वो बच्चा ऐसे सामान्य बुद्धि में चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रतिभाशाली के लिए 140 से अधिक, प्रखर बुद्धि के लिए 120 से अधिक और 110 के बीच है, तो ये सामान्य बुद्धि का हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, जिसकी पत्नी साथ में ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है, जिसकी पत्नी साथ में ना हो उसके लिए एक शब्द क्या आएगा, सधवा, विधवा, विधुर या विपत्निक, ठीक है, विपत्निक क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विपत्निक, क्या होगा, विपत्निक होगा, ठीक है। यहाँ पर सधवा मतलब जिसका माने पति हो, और विधवा मतलब जिसका पति नहीं हो, और विधुर मतलब जिसकी पत्नी मर गई हो, लेकिन विपत्निक का मतलब है कि जिसकी पत्नी साथ में नहीं हो, क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, एक बांध को 20 आदमी 120 दिन में बांधते हैं, 30 आदमी उसी बांध को कितने दिन में बांधेंगे। देखिए आदमी और दिन वाला प्रश्न आपको हम दे दिए हैं, उसके लिए फार्मूला भी दिए हैं और इसका विशेष टॉपिक भी पढ़ाया गया है जो आपको क्लास में दिया गया है। तो M1 D1 बराबर M2 D2, तो पहले वाले प्रश्न से आप पहले वाले प्रश्न में जो आदमी रहेगा वो M1 और दिन जो रहेगा D1, ठीक है। तो कितना है 20 गुने 120 हो गया, और दूसरे प्रश्न में जो रहेगा M2 D2 कहलाएगा, तो 30 आदमी उस काम को कितने दिन में, तो D2 निकालना है हमको, ठीक है। तो D2 के लिए हम देखिए यहाँ पर इसी तरह से काट लेंगे, दोनों तरफ गुना में, इधर भी गुना रहता है, डायरेक्ट काट लेते हैं, 30 चौके 120, तो इधर बचे 20 चौके 80, तो 80 बराबर कितना हो गया, D2 हो गया, क्लियर, D2 हो गया, तो D2 यहाँ पर 80 हो गया, तो 80 दिन हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा, क्लियर। अगला देखिएगा, 3 4 5 6 का औसत कितना बताना, 3 4 5 6 का औसत कितना है, 3 4 5 कोई नहीं। अभी देखिए औसत का एक प्रश्न और था, आज डबल प्रश्न हो गया है औसत का, कोई बात नहीं, चलिए बना लेते हैं। तो औसत बराबर क्या होता है, कुल संख्याओं का योग, तो 3 + 4 + 5 + 6 + 7 हो गया, और बट्टे क्या होता है, कुल संख्या, तो कुल संख्या क्या है, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो बट्टा 5 हो गया, इसको जोड़िएगा, 3 4 7, 7 5 12, 12 6 18, 18 7 25 हो गया, और 25 बट्टे कितना हो गया, 5 5 25, तो राइट आंसर इसका 5 हो जाएगा, क्लियर, राइट आंसर इसका 5 हो जाएगा। 5 किस में, सी में है, सी ही इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। अगला है, बर्फ से बने घर को क्या कहते हैं, जो घर बर्फ से बनता है उसको क्या कहते हैं, बहुत बार प्रश्न है, बहुत ही MBBI प्रश्न है। इल्लू कहते हैं, इलम कहते हैं, इग्लू कहते हैं, कोई नहीं।
तो बर्फ़ से बने घर को इग्लू एक नाम है, याद रखिएगा, बर्फ़ से बना घर को इग्लू कहते हैं। ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर और राणा संगा के बीच, बाबर और मेदिनी राय के बीच, बाबर और अफगानी के बीच। देखिए यहाँ पर बाबर से संबंधित जितना युद्ध है, बाबर से जितना प्रश्न आने वाला है, वो सब का PDF वीडियो हमने करवा दिया है। जो आप नहीं देखे हैं, आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा, आपको सारा चीज़ ऐसा ट्रिकी मिलेगा जो अभी तक आपको कहीं भी नहीं मिला है। और आप अगर अब देख लीजिएगा तो आपको यहाँ से बहुत ही अच्छा रिजल्ट होने वाला है। ठीक है, तो आप सभी जरूर जुड़ जाइएगा। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हमने 2500 टेस्ट सीरीज को देख लिया और सभी को इसमें जुड़े हुए थे, सभी को प्राइज मिले हुए हैं बहुत हुए। आप भी डेली टेस्ट सीरीज में जुड़िए और यहाँ पर तैयारी कीजिए। 20 टेस्ट सीरीज की कीमत आपकी हो जाएगी यहाँ पर 150 रुपये आपको लग रहे हैं। और प्रत्येक टेस्ट सीरीज अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए 10 रुपये आपके लगेंगे। ठीक है, तो आप सभी जुड़ जाइएगा, क्योंकि अब विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा और JCERT टेक्स्ट बुक से आए हुए प्रश्नों को बनाया गया है। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।